Hello everyone, how are you? Welcome to Parvesa classes. Today we will talk about executive यानी कि कार्यपालिका. पोल साइंस का चैप्टर है 4th 11th क्लास. हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में यानी कि एग्जीक्यूटिव के बारे में. यानी कार्यपालिका है क्या? कार्यपालिका सरकार के अंगों में आती है यानी ये सरकार के अंग है. सरकार के अंग जिसमें से ही आती है फर्स्ट नंबर पे. यानी कि 3 अंग होते हैं सरकार के: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका. सबका अलग अलग काम है कि विधायिका का क्या काम है. विधायिका का काम है कानून बनाना. विधायिका का काम है कानून बनाना. विधायिका का काम है. और कार्यपालिका का क्या काम है? जो ये कानून बनाया है उसको लागू करना. कार्यपालिका का काम है कानूनों को और नीतियों को लागू करना. लागू करना. और न्यायपालिका का काम है जो ये कानून बना है और लागू हुआ है उसकी जांच पड़ताल करना. तो ये सरकार के 3 अंग हैं. तो आगे पढ़ते हैं. ये तो थोड़ा सा पढ़ लिया हमने कार्यपालिका के बारे में. अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जो आपको एग्जाम में लिखना है. तो हम समझते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं यानी कार्यपालिका है क्या, उसके बारे में पढ़ते हैं. कार्यपालिका सरकार का वह अंग है यानी अंग है ये यानी सरकार के अंडर में आता है ये जो विधायक के द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करता है. यानी विधायिका द्वारा जो भी नीति है और कानून है उसको बनाया जाता है विधायिका के द्वारा, उसको क्या करता है? लागू करता है. लागू करता है करने के लिए जिम्मेदार होता है यानी उसको लागू करने के लिए जिम्मेदार है कार्यपालिका. जो कार्यपालिका प्राय नीति निर्माण भी करता है. यानी नीति निर्माण से मतलब है कि जो कानून है को बनाने में भी मदद करता है या हेल्प करता है, में भी भाग लेता है. कार्यपालिका का औपचारिक नाम जो है अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग है. ये तो हो गए कार्यपालिका. इसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है. नेक्स्ट करते हैं अब टॉपिक राष्ट्रपति की सामान्य स्वविवेकी शक्तियां. यानी हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की यानी हमारे देश की राष्ट्रपति की. हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी है हमारे देश के राष्ट्रपति. हम अब सामान्य शक्तियां और स्वविवेकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे राष्ट्रपति की. राष्ट्रपति के पास कितने अधिकार होते हैं? राष्ट्रपति के पास जो विशेष अधिकार होते हैं वो 3 होते हैं. 3 अन्य अफसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार यानी विशेष जो अधिकार है उसका प्रयोग करता है यानी यूज करता है. पहला कौन सा है? पहला हम रफली समझ लेते हैं. पहला है पुनर्विचार. पुनर्विचार. सेकेंड है वीटो. थर्ड है पीएम की नियुक्ति. ये तो हमने शॉर्टली पढ़ लिया. अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है यानी एग्जाम में कैसे लिखना है? प्रथम राष्ट्रपति मंत्री परिषद यानी जो प्रधानमंत्री के जो मंत्री होते हैं मंत्री परिषद की
सलाह को लौटा सकता है। यानी मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको लौटा सकता है। राष्ट्रपति को लगता है कि अगर वो सलाह में कुछ संशोधन की ज़रूरत है या कुछ कमी है तो वो लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है कि जो निर्णय उन्होंने दिया है, डिसीजन दिया है, सलाह दी है, तो उस पर क्या कर सकता है, पुनर्विचार, यानी दोबारा से विचार करना चाहिए उस पर। उसके लिए वो राष्ट्रपति का ये अधिकार है कि वो उसे लौटा सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है, यानी अपने अधिकार का प्रयोग करता है राष्ट्रपति। सेकंड क्या है, दूसरे राष्ट्रपति के पास वीटो, यानी वीटो की शक्ति है। अब वीटो की शक्ति क्या है वो पढ़ते हैं, जिसमें संसद यानी कि पार्लियामेंट, जहाँ पे कानून बनते हैं, संसद में कानून बनते हैं, जहाँ पे 2-3 सदन है, हमारे यहाँ पे 2 सदन है। वैसे थर्ड हम इसके अंग में राष्ट्रपति को भी लेते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, संसद के सदन में हम राष्ट्रपति को भी शामिल करते हैं अंग में। तो संसद के 3 अंग में हो गए, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकते हैं। यानी वीटो की शक्ति यह है कि जिसमें वो संसद द्वारा पारित कोई विधेयक है यानी बिल है, यानी कि जनता की भलाई के लिए जो भी कानून बनाई जाना है पर बना नहीं है, वो उस विधेयक को पर स्वीकृति देने के लिए विलंब कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि कोई कानून ऐसा बना दिया गया है जिसमें कुछ ज़रूरत है, संशोधन की ज़रूरत है, यानी उसमें चेंजेस चाहिए या एडअप करना है कुछ, तो क्या करता है राष्ट्रपति, उसको विलंब कर सकता है, यानी उसमें साइन नहीं कर सकता, साइन करने में थोड़ी देरी लगा सकते हैं। राष्ट्रपति क्या करता है, जो भी विधेयक होता है पहले राज्यसभा में जाता है, फिर लोकसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है साइन होने के लिए, तब जाके वो एक कानून बनता है। तो ये राष्ट्रपति की शक्ति है कि उसको देरी कर सकता है उसमें साइन करने में, या स्वीकृति देने से मना कर सकता है, या फिर वो मना कर सकता है कि मैं इसमें स्वीकृति नहीं दूंगा क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो ये हो गए राष्ट्रपति के 2 विशेष अधिकार। इसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। नेक्स्ट करते हैं इसका तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार। जैसे मैंने बताया तीसरे प्रकार का क्या था कि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तो उसके बारे में अब पढ़ते हैं डीपली थोड़ा। तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार क्या है, राजनैतिक, यानी कि पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। अब ये राजनीतिक परिस्थिति क्या हो सकती है, जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा में जो चुनाव होते हैं तो पार्टी ए है, बी है और अदर है। चुनाव हुए तो लोकसभा में क्या बोला जाता है कि बहुमत आने चाहिए, इन पार्टियों में से किसी एक की सरकार तभी बनेगी जब उसको बहुमत मिलेगा लोकसभा के चुनावों में। अगर इनमें से किसी को बहुमत नहीं मिलता है, ए और बी गठबंधन की सरकार बना लेती है, यानी ए और बी मिलकर गठबंधन की सरकार बना लेती है, उसे बहुमत मिल गया लोकसभा में, सरकार खड़ी हो गई है, तो अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ए जो पार्टी है उसका नेता मेन है और जो बी पार्टी है उसका नेता मेन है। यानी कि क्या कहा जाता है, जो लोकसभा में जो पार्टी जीतती है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन यहाँ पे तो 2 पार्टी हो गई, ए और बी, अलग अलग नेता हो गए, अलग अलग सोच है, अलग अलग नीति बनाना चाहेंगे, तो अपोजिशन पार्टी मिल गई एक पार्टी में, तो कौन बनेगा, तो उसमें क्या होगा, तालमेल नहीं बन पाएगा। तालमेल नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे पार्टी में। तो इसलिए राष्ट्रपति का काम क्या है कि इनमें से एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, वो चॉइस करना राष्ट्रपति का अधिकार है। तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो एग्जाम में लिखना है मैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो तीसरे कारण पैदा होता है राजनीतिक परिस्थितियों के कारण। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी कि राष्ट्रपति का काम है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। सामान्य अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री कहा जाता है। यानी लोकसभा के चुनाव जो होते हैं, जो 5 साल के बाद होते हैं, उसमें जो कोई भी पार्टी बहुमत प्राप्त कर लेती है उसका जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये जो प्रधानमंत्री नियुक्त करना ये राष्ट्रपति की शक्ति है विशेष। इसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। नेक्स्ट करते हैं हम
नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति की शक्तियाँ। हमने पढ़ी विशेष शक्तियाँ, अब ये हमारी शक्तियाँ हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है ये? संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। जैसे कि कोई भी कानून बनेगा, पहले राज्यसभा में गया, लोकसभा में गया, उसके बाद उस पर साइन होने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, तब जाके कोई विधेयक कानून बनता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है, उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। वीटो की शक्ति है। वीटो की शक्ति हमने उसमें पढ़ा था अभी कि विशेषाधिकार में वीटो की शक्ति है, लेकिन इसमें हम अलग क्या कर रहे हैं कि वीटो की शक्ति जो है सीमित भी है। ये नहीं कि वीटो की शक्ति है तो क्या कर सकते विलंब करके रखेंगे राष्ट्रपति जी, ऐसा नहीं है, सीमित भी है वीटो की शक्ति, क्योंकि संसद उसे विधायक को दोबारा पारित कर सकता है। मतलब कि उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से अगर उस कानून को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति का फर्ज बनता है कि उस पर साइन करके उसको पारित कर दे। तो ये हो गया, उसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। नेक्स्ट करते हैं हम, राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है, यानी कि ज़्यादा देरी नहीं कर सकते राष्ट्रपति, उसको स्वीकृति देनी ही पड़ती है अगर दोबारा भेजा जाता है संसद द्वारा वो विधेयक को। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंदर ही उस विधेयक को बिना किसी समय पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े, यानी पुनर्विचार ज़रूरी है, उसमें संशोधन करना ज़रूरी है। 1989 के बाद के प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति के पद का महत्व बन गया। जैसे कि आप जानते हैं 1980 के बाद गठबंधन की सरकार बननी स्टार्ट हो गई थी, जिसमें वो जो गठबंधन की सरकार थी वो क्या थी, अस्थिर थी। यानी कि गठबंधन की सरकार बनती है तो दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिलके बनती है, दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिलके बनेगी तो सबकी विचारधारा अलग अलग है, तो इसलिए जो गठबंधन की सरकार होती है वो टिक नहीं पाती है। तो राष्ट्रपति की भूमिका इसमें अहम है क्योंकि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को चुनता है। इसलिए 1989 के बाद जो प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति की जो महत्व है या इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई थी। तो इसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, यानी हम प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। यानी हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी है। तो हम देखते हैं कि उनकी पावर्स क्या होती है, या पावर्स तो हम आगे पढ़ेंगे, नियुक्ति कैसे होती है पहले हम देखेंगे नियुक्ति कैसे होती है उनकी। ठीक है, संसदीय शासन। संसदीय शासन मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहाँ पे क्या है, राज्यसभा है, लोकसभा है, अपर हाउस जो है हमारा राज्यसभा हो गया, लोअर हाउस हमारा लोकसभा हो गया, और राष्ट्रपति जी हो गए। तो ये है हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया। में यह ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत मिले, यानी कि बहुमत मिलना ज़रूरी है। लोकसभा के चुनावों में क्या मिलना ज़रूरी है, बहुमत मिलना ज़रूरी है। बहुमत का यह समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बनाता है। जिस पार्टी को लोकसभा के चुनावों में बहुमत मिलता है तो वो पार्टी क्या होगी, शक्तिशाली होगी। अगर वो पार्टी शक्तिशाली होगी, उस पार्टी का जो नेता होगा वो शक्तिशाली होगा, वह अपना पद भी खो देता है। अगर मान लो कि कोई पार्टी है जिसने लोकसभा के चुनावों में बहुमत नहीं पाया तो क्या होगा, उसकी पार्टी गिर जाएगी। या गठबंधन की सरकार बन गई, कैसे न कैसे बन गई गठबंधन की सरकार, लेकिन अगर हर पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो क्या होगा, सरकार नहीं बन पाएगी जब तक कि वो जो जितने वोट मिल जाएंगे और जो मिले हुए वोट होंगे वो बहुमत होंगे। अगर वो बहुमत ही नहीं बन रहा है लोकसभा के चुनावों में तो वो क्या होगी, पार्टी गिर जाएगी। फिर अब करते हैं स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो फर्स्ट पार्टी थी इंडिया की, और जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो जो कांग्रेस पार्टी कई लोकसभा में बहुमत बना रहा, जिससे
उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता रहा। यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू की जो फैमिली है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सभी बनते गए नेता। तो ये स्वतंत्रता के बाद हुआ जो कांग्रेस पार्टी का शासन था। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेने वो ले सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। 1989 से अनेक ऐसे अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अनेक राजनीतिक दलों को तालमेल कर गठबंधन बनाना पड़ा जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यानी कि जब लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता तो लोग क्या करते हैं, पार्टियां क्या करती है, मिल जाती है कि गठबंधन सरकार बनाने के लिए, यानी कि किसी की सरकार बनने के लिए। यानी कि ए पार्टी है तो प्लस बी के साथ गठबंधन कर लिया, सी के साथ कर लिया, फिर बहुमत मिल गया उनको वोटों का। जब बहुमत मिल गया तो उनकी सरकार बन गई। तो ये क्या हो गया, गठबंधन सरकार हो गई। इस परिस्थिति में जो नेता सहयोगी दलों को अधिकतम स्वीकार होता है प्रधानमंत्री बनता है। यानी कि गठबंधन की सरकार बन गई। अब इनमें जो यहाँ के नेता है इसमें से चूज करेंगे कौन बेस्ट है, तो वो हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, मतलब जिस नेता को ज़्यादा पसंद करा जा रहा है तो वो बनेगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री बनाता है, मतलब राष्ट्रपति देखता है कि किसको ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, कौन ज़्यादा इसके अंदर कैपेसिटी है या क्वालिटी है नेता बनने के लिए, तो वो राष्ट्रपति देखता है। जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। नेक्स्ट करते हैं हम आगे। अब है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यानी हम पढ़ेंगे अब सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ये किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है मंत्री परिषद पे, यानी कि मिनिस्टर पे डिपेंड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। अब इसके बारे में क्या बोला है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यानी कि लोकसभा के प्रति कौन उत्तरदायी थे, मंत्री परिषद। इस प्रावधान का अर्थ है जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी जो लोकसभा में विश्वास खो देगी तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो मंत्री परिषद है वो संसद की एक कार्यकारी समिति है, यानी संसद की कार्यकारी समिति है। इस संसद के हिसाब से मंत्री परिषद चलती है। कोई भी कानूनों को बनाना हो, लागू करना हो, जनता के लिए फैसले लेना हो तो वो मंत्री परिषद करती है। तो ये संसद की क्या है, कार्यकारी है। और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। यानी संसद के प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव, यानी इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, संसद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मंत्रिपरिषद। तो ये प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। जैसे कि लोकसभा, जैसे हम जब बोलते हैं लोकतंत्र में जनता क्या है, अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि चूज करती है अपने नेता को ताकि वो उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा कर सके। वैसे ही संसद क्या रिप्रेजेंट कर रही है मंत्रिपरिषद को ताकि वो कानून बनाने में और जनता के कल्याण में मदद करे। तो वही है, ये शासन करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी मंत्रिमंडल की क्या होनी चाहिए, मंत्रिमंडल यानी जितने मंत्री है उसकी एकजुटता होनी चाहिए। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, यानी लगता है कि अगर कोई एक मंत्री है जो सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है, घोटाला कर रहा है, तो क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को, जितने मंत्रिपरिषद है को क्या करना पड़ेगा, पद को छोड़ना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये तो होगा सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब है सिविल सेवाओं का वर्णन। अब हम पढ़ेंगे सिविल सेवाएं जो कि गवर्नमेंट के अंडर आती है। जैसे हो गया आईएएस ऑफिसर हो गया, आईपीएस ऑफिसर्स हो गए,
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS, इंडियन, P से पुलिस हो गया और ये सर्विस। IAS और IPS ये आते हैं सिविल सेवाएं, जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। इनका काम होता है कि लोगों की, जनता की भलाई के लिए कानून बनाना, सरकार से मशवरा करना, ये सब होता है इनका काम। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते हैं। जैसे हमारे संविधान निर्माता जो थे वो पता था उनको कि जो हमारी राजनीति में ऐसे से हमें कानून बनाने पड़ते हैं जिसके लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो ज़्यादा नॉलेज हो, जिनको, जैसे ऐसे ऑफिसर हो गए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले ऑफिसर हो गए, या पुलिस से रिलेटेड सर्विस हो गई, तो उनको ज़्यादा नॉलेज होती है राजनीति के बारे में। तो नियम कानूनों के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है, वकालत के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है, तो इसलिए उन्होंने इनको शामिल किया था गवर्नमेंट के अंदर, ताकि क्या हो, शासन व्यवस्था सही प्रकार से चल पाए। सिविल सेवाएं या नौकरशाही, मतलब इसे सिविल सेवाएं भी बोलते हैं और नौकरशाही भी बोलते हैं, कि जो सदस्य हैं यानी मेंबर्स को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित किया जाता है। यानी इनका जो चयन होता है वो भेदभाव के हिसाब से नहीं होता, इनका चयनित होता है योग्यता, इनके अंदर की योग्यता देखी जाती है, यानी कि उनको कितनी नॉलेज है वो देखी जाती है इसमें। अतः भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया इनकी जो भर्ती होती है, कि जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होती है, ये कार्य संघ लोक सभा आयोग को सौंपा गया, यानी UPSC को सौंपा गया। इनके एग्ज़ाम होते हैं और जो ये एग्ज़ाम पास कर जाते हैं वो बनते हैं IAS, IPS, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये हो गया सिविल सेवाएं और नौकरशाही। जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कार्यपालिका के प्रकार, यानी हमने कार्यपालिका के बारे में तो पढ़ लिया, अब इसके टाइप्स भी है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला जो है जिसके अंडर आता है, पहला है सामूहिक नेतृत्व का सिद्धांत। सामूहिक यानी कि बहुत सारे लोगों का महत्व है इस प्रणाली यानी सिस्टम में। क्या है, बहुत सारे लोगों का महत्व है, एक लोगों का महत्व नहीं है, बहुत सारे लोगों का महत्व है। अब देखते हैं क्या है इसमें। तो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली क्या है, संसदीय यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ पे राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति की भूमिका है, और अर्ध अध्याशात्मक है। ठीक है, संसदीय के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो ये जो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पे कौन सी प्रणाली आती है, इसके अंदर आती है संसदीय और अर्ध अध्याशात्मक प्रणाली आती है, संसदीय और अर्ध अध्याशात्मक। अब संसदीय के बारे में पढ़ते हैं हम कि संसदीय क्या है। संसदीय क्या है, सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। वह विधायक में बहुमत वाले दल का नेता होता है, मतलब विधायक में क्या होता है, वो बहुमत वाले दल का नेता होता है, और वह विधायक के प्रति जवाबदेह होता है, यानी विधायक के प्रति जवाबदेह होता है कि विधायक का काम क्या है, कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का निर्माण करना तो उसके प्रति क्या होता है, जवाबदेह होता है। देश के प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है, इनमें से देश का प्रमुख कोई भी हो सकता है। ये व्यवस्था किसके अंदर आती है, संसदीय व्यवस्था के अंदर में आती है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब सामूहिक वाली प्रणाली पढ़ ली है हम, जिसके अंदर संसदीय पढ़ा हमने और अध्याशात्मक पढ़ी। अब पढ़ते हैं एक व्यक्तित्व के नेतृत्व के सिद्धांत पर, यानी कि जिसका एक व्यक्तित्व का
ज़्यादा प्रभाव है, यानी अर्ध अध्याशात्मक प्रणाली। जो संसदीय प्रणाली होती है वो किसके अंडर में आती है, जैसे किस देश में अपनाई जाती है, वो अपनाई जाती है भारत में। जबकि अध्याशात्मक प्रणाली किस में अपनाई जाती है, ये बताएंगे बच्चे, अगर मुझे पता है उनको तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। पहले हम पढ़ लेते हैं अर्ध अध्याशात्मक प्रणाली। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इसमें देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। फिर है प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, यानी जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह है, यानी प्रधानमंत्री भी है प्लस मंत्रिपरिषद भी है। अब उसमें बोला है अध्याशात्मक राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, यानी हम अध्याशात्मक के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। जैसे अर्धाध्याशात्मक में कौन आते हैं, किस देश में अपनाई गई है ये व्यवस्था, ये प्रणाली, ये अपनाई गई है श्रीलंका, फ्रांस में अपनाई गई है। और संसदीय प्रणाली किस में अपनाई गई है, वो अपनाई गई है इंडिया में। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अध्याशात्मक, इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रमुख होता है, वहीं सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष मतदान से होता है। वह विधायक के प्रति जवाबदेह नहीं होता। मतलब जो एकात्मक प्रणाली है इसमें क्या है कि ज़्यादा शक्ति क्या है, यानी कि ज़्यादा शक्ति राष्ट्रपति को दे रखी है, मतलब ये ज़्यादा प्रभाव है, मतलब वो विधायक से ज़्यादा सलाह मशवरा नहीं करता है। जैसे अमेरिका, ये प्रणाली कहाँ अपनाई जाती है, अमेरिका में अपनाई जाती है। अमेरिका में अपनाई जाती है ये प्रणाली। तो अब ये हो गया, 3 प्रणाली पढ़ ली हमने कार्यपालिका के बारे में, और हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे है स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका का वर्णन, यानी स्थायी और राजनीतिक, स्थायी कार्यपालिका का वर्णन और राजनीतिक। जो स्थायी कार्यपालिका होती है इसमें आते हैं IAS IPS ऑफिसर आते हैं स्थायी कार्यपालिका में। और जब हम राजनीतिक के बारे में पढ़ते हैं यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका में क्या कौन कौन आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे हमारे, उपराष्ट्रपति आएंगे, राष्ट्रपति आ गए, उपराष्ट्रपति आ गए, प्रधानमंत्री जी आ गए, वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति है। तो ये सब आएंगे इसके अंडर। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। मतलब सरकार के प्रधान हो गए जो, यानी सरकार के प्रमुख हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, मंत्रियां हो गए, और मंत्रिपरिषद भी आते हैं राजनीतिक कार्यपालिका में। और वे सरकार के सभी नीतियों के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। मतलब जो सरकार जो भी नीति बनाएगी उसके लिए विचार विमर्श करना है, कौन सी नीति लाना है, संशोधन करना है, तो उसके अंडर ये आ जाएंगे, राजनीतिक कार्यपालिका के अंडर में आएंगे ये सब। लेकिन जो लोग रोज़ रोज़ के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होती है, जो रोज़ रोज़ के प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, यानी कि तो रोज़ रोज़ से काम कराना है, जिला स्तर पे हो गए, जैसे जिला स्तर पर हो गए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसके लिए बना रखे हैं IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर। तो ये हो गया उनके लिए स्थायी कार्यपालिका
कहते हैं, उसे स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।